नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में छाए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीआई को क्यों जारी हुआ नोटिस। मैं आपको बताऊंगी राज्यसभा चुनाव में बढ़ रही तेजस्वी की मुश्किलों के बारे में। मैं बताऊंगी आपको सिलेंडर की किल्लत पर रोहिणी ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मैं आपको बताऊंगी पटना में हुए एनकाउंटर एक्शन के बारे में। बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की गूंज है और तीसरे फेज में आज वो पूर्णिया पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी सरकार को लेकर जमकर हुंकार भरी। सीएम ने लालू परिवार पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि इन लोगों के राज में लोग शाम में घर से निकलने से डरते थे। पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चौपट थी, सड़कें बिल्कुल भी नहीं थी, हर चीज का बुरा हाल था। हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे, लोग शाम को घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। हमारी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया और सब कुछ बढ़िया हो गया। वहीं इस दौरान नीतीश अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। देखिए, आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। यानी आपको हम बता दिया है कि खूब बढ़िया हो जाएगा, सब आगे होगा। तो इसके लिए आप ठीक है ना? जरा हथवा उठा के बोला, ठीक है ना? चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपका नमन है। आई सब लोगों को किए ना है। पूर्णिया में नीतीश कुमार के भाषण से पहले स्थानीय विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने भाषण दिया और इस दौरान वो भावुक हो गई, मंच पर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार पर बहुत सारी परेशानियां आई तो मुख्यमंत्री ढाल बनकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने हमें परेशानियों से बाहर निकाला। ये कहते कहते मंत्री लेसी सिंह रोते हुए नजर आए। सीएम नीतीश आज पूर्णिया कटिहार के दौरे पर रहे, जबकि कल वो खगड़िया बेगूसराय का दौरा करेंगे। वहीं आज रात नीतीश कुमार एक बार फिर से मधेपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिस आदेश में उनके खिलाफ रेलवे की कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 17 मार्च तय की गई है। इस साल जनवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती तौर पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला बनता है। इस केस में लालू यादव के साथ उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और बेटियां अमीषा भारती, साथ ही साथ हेमा यादव भी आरोपी बनाए गए हैं। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि लालू यादव और उनका परिवार एक तरह के आपराधिक नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं और रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन ली गई। जांच एजेंसी सीबीआई के मुताबिक ये कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले कई लोगों से जमीनें ली गई थी, जिसे लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी एक कंपनी के नाम पर कम कीमत पर खरीदा गया। कई सौदों में नगद लेन देन भी हुआ। हालांकि लालू यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर लालू यादव और राबड़ी देवी ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों को गलत बताया और कहा था कि वो अदालत में केस का सामना करेंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सीबीआई को 17 मार्च तक अपना जवाब देना होगा। खबरों में बात करते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही हलचल के बारे में। जरूरत के मुताबिक विधायकों की संख्या के बावजूद राज्यसभा की 5वीं सीट को हासिल करने की जंग से विपक्ष अगर दूर होता दिखाई दे रहा है, तो उसके कारण भी उनके नेतृत्व की दृष्टि ही है। आज की स्थिति में या तो राजद की नीतियां या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भस्मासुर की भूमिका ही दोषी है। ये वजह कम नहीं है कि विपक्ष के पास 41 विधायकों की जादुई संख्या रहते हुए भी आज विपक्ष लाचार दिख रहा है।
और इसीलिए अब तेजस्वी यादव की तुलना विपक्ष के लिए भस्मासुर से की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान AIMIM की दिली इच्छा थी कि वो बीजेपी की बी टीम के आरोप से मुक्त हो जाए और ऐसा करने के लिए उसे राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होता। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम तब इस बात को भूल गए थे कि साल 2020 के 5 विधायकों में से 4 को राजद ने अपने दल में मिला लिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष को बैरंग वापस भेज दिया था। तब ये चर्चा थी कि AIMIM ने 15 सीटों की डिमांड तेजस्वी यादव से की थी, लेकिन तेजस्वी ही तैयार नहीं हो रहे थे। तब वो बिहार की यात्रा करने के बाद नौकरी और पलायन के मुद्दों को लेकर ये मानकर चल रहे थे कि इस बार सत्ता की चाबी राजद के हाथ में रहेगी। इस ओवर कॉन्फिडेंस ने सब गड़बड़ा दिया और AIMIM के सूत्रों की माने तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर गए और इस बार कुल 6 सीटों का डिमांड लेकर गए थे और उनके सिर पर तब भी भस्मासुर सवार हो गया और उन्होंने 6 सीटों का फॉर्मूला फिर ठुकरा दिया और अख्तरुल इमाम खाली हाथ लौट गए। अब जब राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव का समय आया तो AIMIM ने पैतरा लिया और पहले तो AIMIM ने राजद से ही समर्थन मांगा और कहा कि आप मेरे उम्मीदवार का समर्थन करें, पर बात नहीं बनी। फिर दूसरी बार जब चर्चा हुई तो सेकुलर राजनीति के लिए राजद के उम्मीदवार का समर्थन देने का वादा तो किया, पर शर्त ये रखी कि MLC की सीट देनी होगी। बात यहीं बिगड़ गई। अब AIMIM राजद के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करता तो उसके पास सिर्फ 2 विकल्प बचेंगे, एक NDA के उम्मीदवार को समर्थन देना या फिर उस चुनाव से खुद को अलग कर देना, और ये दोनों समीकरण NDA को फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश में LPG गैस सिलेंडरों की किल्लत की खबरें तेजी से फैल रही है। कई स्थानों पर लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं और घरेलू गैस प्राप्त करने की होड़ मची हुई है। इस स्थिति को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए LPG संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के जुड़ी नेता रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि सिलेंडर की किल्लत का जश्न आखिर कब मनाया जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की कथित लाइन लगवाओ योजना के तहत पहले नोटबंदी के दौरान लोगों को नोट बदलने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा, फिर कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगी है और अब गैस सिलेंडर के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार संकट की परिस्थितियों को भी इवेंट में बदलने की कोशिश करती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि इस बार भी लोगों से खाली गैस सिलेंडर बचवाए जाते हैं या दिया मोमबत्ती जलाने का आह्वान किए जाते हैं तो सरकार का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है और समर्थकों को नारे लगाने का एक और मौका मिल जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन खबरों को लेकर की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की कोई वास्तविक कमी नहीं है। सरकार के अनुसार पश्चिमी एशिया की परिस्थितियों के कारण सप्लाई चेन पर कुछ असर जरूर पड़ा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने ये भी कहा कि बिना पुष्टि के किसी भी सूचना को आगे साझा करने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही स्थिति पूरी तरह स्थिर हो जाएगी। पटना जिले के फतुहा इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने एक बार फिर अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क की पोल खोल दी है। मामले की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर कार्रवाई की, जिसके दौरान अपराधियों ने भागने की कोशिश की और माहौल तनावपूर्ण हो गया और इसी हालात को देखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल अपराधी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पकड़े गए अपराधियों के पास से भारी मात्रा में अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक लगभग 1200 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये गिरोह बड़े स्तर पर हथियारों की सप्लाई करने में शामिल था।
शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अलग अलग जिलों में छुपे अपराधियों को हथियार और कारतूस पहुंचाने का काम भी करते हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय रहते मिली सूचना और तुरंत कार्रवाई की वजह से एक बड़ी आपराधिक साजिश नाकाम हो गई। अगर इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस गलत हाथों में पहुंच जाता तो किसी बड़ी वारदात की कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में भी छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।